दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल और मेरी ओर से आप सभी लोगों को परिवार सहित होली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को समझने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो का जो टाइटल है वो एडवांस होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। यहाँ पर एडवांस का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसमें कुछ नया एडिशन करेंगे, कुछ नए तरीके से इसको समझेंगे। चूँकि हैनीमैन सर ने जो हमको मटेरिया मेडिका दी है और बाकी और भी राइटर्स केंट सर, फेरिंगटन सर, नेस सर की मटेरिया मेडिका को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो बहुत ही हाईली एडवांस मटेरिया मेडिका है। चूँकि हैनीमैन सर की टीचिंग्स के पीछे जो उनका थॉट है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, इसलिए हमें उनको समझने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को भी हाई करना होगा। और ये जो राइटर्स हैं केंट सर, फेरिंगटन सर और नेस सर, इन सब की टीचिंग्स हमारी फ्रीक्वेंसीज़ को धीमे धीमे इंक्रीज़ करती हैं। तो फिर हम हैनीमैन सर द्वारा दी गई होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग या उनके द्वारा दिए गए और भी लिटरेचर को आसानी से समझ सकते हैं। तो एडवांस का मतलब ये है कि हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को इसमें मेडिसिन में कैसे समझें और कैसे अपनी फ्रीक्वेंसीज़ को एडवांस करें, जिससे हम लोग हैनीमैन सर की टीचिंग को अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकें। तो इस एडवांस का मीनिंग है कि हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी को एडवांस कर रहे हैं इन सारे राइटर्स की टीचिंग्स को समझ के। उसी में दोस्तों एक डॉक्टर्स हैमर्स थ्योरी है, जिसको जर्मन न्यू मेडिसिन में डिस्क्राइब किया गया है। तो जर्मन न्यू मेडिसिन के साथ हम लोग अपनी मटेरिया मेडिका को जो हैनीमैन सर ने हमको दी है उसके साथ कैसे उसको हम कोरिलेट करें, जिससे हमारे प्रिस्क्रिप्शंस और भी बढ़िया हों और हम अपने रोगियों को और आसानी से और इजीली और पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक मेडिसिन को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एंटीमोनियम क्रूडम। तो हैनीमैन सर ने हमको बताया है ऑर्गेनॉन में कि हमको मेडिसिन को कैसे पढ़ना चाहिए या कैसे उसको समझना चाहिए। तो वो एफोरिज्म 3 में लिखते हैं कि द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन। यानी कि सबसे पहले हमको दवाई को ये समझना है कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। यानी कि मोड ऑफ एक्शन उसका फिजिकल बॉडी पर, यानी कि बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर उसका एक्शन क्या है, पहले हमको इसको समझना है। उसके बाद फिर उनकी दूसरी टीचिंग्स को हम लोग समझेंगे। तो जो एंटीमोनियम क्रूडम है उसका जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसका जो मोड ऑफ एक्शन है बॉडी के ऊपर वो स्टमक पे है, उसमें जॉइंट्स में है, जिसमें वो गाउट और रिमेटिज्म का प्रोडक्शन करती है। उसके बाद उसका जो है म्यूकस पाइल्स हैं उसके अंदर, यानी पाइल्स क्रिएट करती है। और उसके साथ ही स्किन पर उसका एक्शन है जिसमें वो स्किन की थिकनिंग करती है, वार्ड्स क्रिएट करती है, जो नेल्स हैं उनके डिसऑर्डर्स को क्रिएट करती है, हेयर के डिसऑर्डर्स को क्रिएट करती है। और इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एंटीमोनियम क्रूडम में ये किस तरह से हम लोगों को दिखाई देती है। उसके बाद दोस्तों एफोरिज्म 6 के फुटनोट में हैनीमैन सर कहते हैं कि फिजिशियन ought टू सीक एंड कुड डिस्कवर ओनली इन द हिडन एंड अननोन इंटीरियर वट देयर वाज टू बी क्योर्ड इन द डिजीजेज। यानी कि ये जो बाहर फिजिकल प्लेन पे डिजीजेज हैं, जो बॉडी पर डिजीज़ आई हैं, जैसे जॉइंट्स पे रूमेटिज्म है और गाउट है और स्टमक की प्रॉब्लम है जिसमें नोजिया है, वोमिटिंग है, स्टमक के डिस्टर्बेंसेस हैं एंटीमोनियम क्रूडम में, और म्यूकस पाइल्स हैं उसमें। तो आखिर इनका जो हिडन इंटीरियर के साथ रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, क्यों इनका प्रोडक्शन हुआ, क्यों ये एंटीमोनियम क्रूडम में स्टमक का डिस्टर्बेंस आया, जॉइंट्स का डिस्टर्बेंस आया, क्यों इसमें रूमेटिज्म हुई, क्यों गाउट हुआ, क्यों इसको पाइल्स हुए। तो इस सारी चीज़ को समझाने के लिए हम लोग हैमर्स थ्योरी को पढ़ते हैं जो जर्मन न्यू मेडिसिन में हमको दी है। तो जब हम अपनी मेडिसिन के साथ उसको कोरिलेट करते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये सारी डिजीज़ किस तरह से प्रोड्यूस हुई। अगर हम फिजिकल बॉडी पे जो सिम्टम्स हैं उनके बेस पे अगर हम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन पूरा नहीं होगा और पेशेंट पूरी रूप से ठीक नहीं होगा। तो जैसे कि देखा हमने कि इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है यानी मोड ऑफ एक्शन है वो स्टमक पर है। तो स्टमक के जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं वो क्रिएट करती है। और जर्मन न्यू मेडिसिन हमको बताती है कि जो स्टमक में प्रॉब्लम है उनके पीछे जो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि उसके पीछे जो साइकी है, जो स्टमक की साइकी है, वो है इनडाइजेस्टिबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन या इस तरह का कोई सरकमस्टांस है जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। यानी कि इसको हम सिंपल भाषा में समझें
कई बार हम सामान्य भाषा में बात करते हैं कि तुम्हारी ये बात मुझे हजम नहीं हुई, यानी कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो उसको हजम नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसकी जो स्टमक के ऊपर उसकी जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो इसको कहते हैं इनडाइजेस्टेबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट। तो इन सारी चीज़ों को हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा जो ऑर्गन है जिस पर मोड ऑफ एक्शन है वो है जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में दो तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं, एक है गाउट और एक है रूमेटिज्म। तो जो गाउट है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन है वो होने लगता है और वो हमको फिर इन्फ्लेमेशन उसमें जॉइंट में देता है। तो जो गाउट के लिए कॉन्फ्लिक्ट हैं वो है अबंडोनमेंट कॉन्फ्लिक्ट और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिससे वो अकेलापन फील करता है, वो अपने आप को एक्सेल फील करता है और वो अकेलेपन का शिकार है अपनी लाइफ में। तो इसको कहते हैं हम अबंडोनमेंट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उसमें के अंदर कहीं ना कहीं रिजेक्शन की फीलिंग है और उसको ये फीलिंग है कि कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, कोई उसकी बात को नहीं समझता। ये सारे के सारे अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं और जो कि गाउट के लिए है। यानी कि ये जो अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट है, बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग अगर होगी तो उसके साथ हम इसको कोरिलेट करते हैं, अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है गाउट में एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि उसकी लाइफ को फियर है, उसकी लाइफ का कहीं ना कहीं उसको लाइफ में डर है कि मेरी लाइफ की थ्रेटनिंग है, कहीं मेरी लाइफ न चली जाए। तो ये जो दोनों कॉन्फ्लिक्ट हैं, अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये एंटीमोनियम प्रूडम में गाउट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को रिलेट करते हैं। उसके बाद म्यूकस पाइल्स, इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये पाइल्स क्रिएट करती है। और पाइल्स भी कैसे, म्यूकस पाइल्स। तो एंटीमोनियम क्रूडम को हम लोग पाइल्स में यूज़ करते हैं जिसमें कि म्यूकस पाइल्स हैं। और पाइल्स के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो मेल जो पेशेंट है उसके लिए अलग कॉन्फ्लिक्ट है और जो फीमेल पेशेंट है उसके लिए अलग कॉन्फ्लिक्ट है। तो जो मेल पेशेंट है उसके लिए टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट है और फीमेल के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है कि कोई फीमेल अपनी जो फीलिंग है उसकी, वो फीलिंग ऑफ अनसेटल्ड है। यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बच्चियां शादी होकर एक घर से दूसरे घर में जाती हैं, वहाँ पर वो सेटल्ड नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पर वो आइडेंटिटी को अपनी को मिस करती हैं, तो इसको आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। या उनका कोई वर्क प्लेस चेंज हो गया, कहीं से किसी का ट्रांसफ़र हो गया, ये अक्सर अमूमन हम लोगों को लाइफ में सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर उसको सेटल नहीं हो पा रहा है, उसको फीलिंग ऑफ अनसेटल्ड है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट फीमेल्स में। और टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कोई भी मेल जिस टेरिटरी में वो काम कर रहा है, चाहे वो उसका घर है या वो उसका ऑफिस है, वहाँ पर किसी के साथ कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस हैं जिसमें उसको एंगर रहता है, तो इसको कहते हैं टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट। तो हमने देखा कि एंटीमोनियम क्रूडम में जो स्टमक के लिए कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट है इनडाइजेस्टेबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट, कोई बात उसको हजम नहीं हो रही है। गाउट के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट है अबंडोनमेंट कॉन्फ्लिक्ट और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। और इसमें एक चीज़ है रूमेटिज्म। जो रूमेटिज्म है उसके लिए सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट। सेल्फ डिवैल्यूएशन का मीनिंग है जो रूमेटिज्म है उसमें जो जॉइंट है वो पूरा इन्वॉल्व है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी उसका इन्वॉल्व हो गया है। तो जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पर सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इस सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट में क्या रहता है कि उसको फीलिंग या तो ह्यूमिलिएशन की रहती है, कहीं एब्यूज़ की फीलिंग रहती है, या फिर कहीं फेलियोर है, उसको लाइफ में फील हो रहा है कहीं मेरा फेलियोर है, किसी काम को करने में वो फेल हो गया है, या फिर वो कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है अपनी, ये फीलिंग्स हैं उसकी। या फिर कोई ऐसा पर्सन है उसकी लाइफ में जिसके साथ वो अपनी सारी चीज़ों को शेयर करता था, उसका लॉस हो गया है और वो पर्सन उसकी बातों को अप्रिशिएट करता था, ऐसी फीलिंग उसको अगर है तो ये उसको सेल्फ डिवैल्यूएशन में ले जाएगी और फिर उसका रूमेटिज्म का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये हिडन इंटीरियर है, जो कि हमको बॉडी पर जो उसको तकलीफ़ है उससे हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं। तो बॉडी पर हमने स्टमक का कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया, बॉडी पर हमने गाउट का यानी कि जॉइंट में गाउट और रूमेटिज्म का कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया, पाइल्स का कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया हमने। तो ये सारी चीज़ें ये बॉडी पर क्रिएट करती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका दोस्तों जो एंटीमोनियम क्रूडम करती है, ये क्या करती है कि कोई भी डिजीज़ जो होगी उसको इन्फ्लेमेटरी पोजीशन तक नहीं ले जाएगी, यानी कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। अगर किसी भी डिजीज़ में इन्फ्लेमेशन है तो उसके हीलिंग के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये बेसिकली जो वाइटलिटी है उस पर्सन की, उस वाइटलिटी को डिप्रेस करती है, तो उसको ना तो हीलिंग में होने देगी और ना उसको
आगे बढ़ने देती है। तो ये जो डिजीज़ स्टेट है इसमें पर्सन बहुत सफ़र करता है। इसमें जैसे मैं देखता हूँ कि कई सारे टाइफाइड को जो पेशेंट हैं वो बहुत लंबे समय से टाइफाइड की जब भी जांच कराते हैं तो वो पॉजिटिव आती है और उनको वो सफरिंग बनी हुई है, स्लो ग्रेड फीवर उनको बना हुआ है और वो डाइजेशन उनका डिस्टर्ब है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, चाहे वो जॉइंट की हो, स्टमक की हो या पाइल्स की हो, वो प्रॉब्लम डिप्रेसिव जैसी है, यानी कि उसके अंदर जो उसकी वाइटलिटी है वो डिप्रेस्ड है, उनके अंदर इन्फ्लेमेटरी पोजीशन तक नहीं पहुंच रही है। तो जब हम उसको एंटीमोनियम क्रूडम देते हैं तो फिर वो इन्फ्लेमेशन की जो पोजीशन है वो सेट इन होती है और उसकी डिजीज़ जो है हील होना शुरू होती है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसके फिजिकल बॉडी पे चीज़ों को समझा, इसके कॉन्फ्लिक्ट को समझा। अब हम इसकी जो मोड ऑफ एक्शन है वो माइंड में समझते हैं कि माइंड में इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो ये जो पर्सन है इसको जब हम मेंटली देखते हैं तो सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर इसका हमको मिलता है, वो मिलता है इमोशनल इमेच्योरिटी। इमोशनल इमेच्योरिटी इसका मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है। इमोशनल इमेच्योरिटी का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति इमोशनली इमेच्योर है तो वो स्ट्रगलिंग विद एम्पैथी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजिंग देयर इमोशंस लीडिंग टू डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशंस। ये पर्सन इमोशनली इमेच्योर होगा जो एम्पैथी का मीनिंग होता है कि दूसरे की जो फीलिंग्स हैं, जो भावना है, उनको समझ नहीं पाता है वो। तो वो स्ट्रगल करता रहता है उसकी भावनाओं को समझने का, स्ट्रगल करता रहेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने का, और स्ट्रगल करेगा उसके जो इमोशंस हैं उनको वो मैनेज नहीं कर पाता है, भावनाओं में जिसको कहते हैं कि बह जाता है, इस तरह का पर्सन है ये मेंटली। और लीडिंग टू डिफ़िकल्टी इन रिलेशनशिप्स, जितनी भी इसकी रिलेशनशिप हैं उनको ये मैनेज नहीं कर पाता है, इसके रिलेशंस बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और कम्युनिकेशंस भी ये ढंग से नहीं कर पाता है अपनी बातों को। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग इमोशनली इमेच्योर पर्सन कहते हैं कि वो ग्रो तो कर गया लेकिन इमोशनली इमेच्योर है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई ना कोई लाइफ में, ऐसे पर्सन की लाइफ में अगर कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट होता है तो फिर वो उसको मैनेज नहीं कर पाता है और फिर उसको सफरिंग शुरू हो जाती है। तो इसकी लाइफ में जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया वो आया रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि कहीं भी ये यंग एज में थे तो इनको रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट हुआ और उस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ये मेंटली और भी इनको प्रॉब्लम आने लगी और ये सेंटिमेंटल हो गए, यानी कि एंटीमोनियम क्रूडम अब सेंटिमेंटल हो गया। जो पर्सन इमोशनली मैच्योर है, अगर उसकी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट जैसे रोमांटिक जो डिसअपॉइंटमेंट इनकी लाइफ में आया, उसके बाद ये इनकी जो सेंटिमेंटल्स जो थे वो इमोशंस इनके सेंटिमेंटली हो गए। और अब ये क्या इनके अंदर सिम्टम आता है कि मून लाइट में ये एग्रवेट होते हैं, यानी कि शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और उसमें ये पोइट्री करते हैं, उसमें ये कविताएं लिखते हैं, गाना सुनते हैं, रोते हैं। ये सारी सिम्टम्स इनके अंदर डेवलप होते हैं। और एक सिम्टम है एक्टेसी वॉकिंग इन मून लाइट, यानी कि जब शाम का समय मून लाइट होती है तो इनमें एक्टेसी फील होती है। एक्टेसी का मतलब परम आनंद, यानी कि उस समय इनको बहुत अच्छा फील होता है। तो क्योंकि इनके सारे इमोशंस उस समय जागृत होते हैं, वो एग्रेवेट करते हैं और ये उसमें एक्टेसी में चले जाते हैं। उसके बाद रोमांटिक थॉट्स इनको रहते हैं। इमेजिनेशंस एग्रेवेट एट नाइट्स एक सिम्टम आता है। मूड सल्की डिसअपॉइंटमेंट, मतलब मूड इनका बहुत ही सल्की रहता है, बहुत ही दुखी रहता है और जो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से रहता है जो उनकी लाइफ में रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट हुआ। उसके बाद दोस्तों सुसाइडल थॉट भी इनको रहते हैं और जो कि डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम लव की वजह से इनको आए हैं। और एलमेंट फ्रॉम ग्रीफ, यानी कि इन सारी चीज़ों का दुख है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करेंगे इनके कॉन्फ्लिक्ट से। तो अगर मान लीजिए इनकी लाइफ में इमोशनल इमेच्योरिटी है और रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट इनको मिलता है, तो उसकी वजह से ये जो सिचुएशन है, अगर इसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी कि इनडाइजेस्टिबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है, तो इनके स्टमक में प्रॉब्लम आएगी। और स्टमक में प्रॉब्लम के साथ एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इनके अंदर डेवलप होता है, थिकली मिल्क वाइट कोटिंग टंग, जो कि एंटीमोनियम क्रूडम के हर पेशेंट में मिलेगी। यानी कि जो स्टमक का इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है, यानी कि इनकी फीलिंग किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने की बहुत कम है। यानी कि इन जो मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको इनडाइजेस्टिबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, वो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रन करता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो हमको ये ढूंढना होगा कि ये क्या ऐसी सिचुएशन है जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। तो एंटीमोनियम क्रूडम में जो रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट है उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इनके जो गाउट है, तो गाउट में अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट और एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट।
तो अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट में जैसा हमने देखा कि अकेलापन है, कोई इनकी बात को नहीं समझता है, तो इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं कि अगर कोई रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट पर्सन है तो उसकी लाइफ में इस तरह के सिचुएशंस आना स्वाभाविक सी बात है कि वो अकेला भी फील करेगा और उसको लगेगा मेरी बात को कोई समझ नहीं रहा है। तो अगर उनको गाउट मिलता है, हमको उसके फिजिकल प्लेन पर गाउट मिलता है, तो उसको हम इस रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं और उसके साथ उसकी स्टमक की प्रॉब्लम्स भी उसको मिलेंगी और उसकी टंग मिलेगी। तो इस तरह से हम लोग उसकी टोटलिटी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों रूमेटिज्म में सेल्फ डिवेल्यूशन है। सेल्फ डिवेल्यूशन में जैसे हमने समझा कि एक करेक्टरिस्टिक है कि कोई पर्सन जो उनकी भावनाओं को समझता था वो अब उनके साथ नहीं रहता है, उसका वो लॉस हो चुका है। इस वजह से जो फीलिंग्स हैं वो भी रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट को शो करती है कि जिस पर्सन के साथ ये रोमांस में थे वो इनको छोड़ के चला गया है। तो इस वजह से इनके अंदर रूमेटिज्म का भी डेवलपमेंट होगा और रूमेटिज्म को हम कोरिलेट कर लेंगे इनके डिसअपॉइंटमेंट से, जो रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि म्यूकस पाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट आता है, जिसमें कि हमने देखा कि अगर वो फीमेल है तो आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट से सफ़र करेगी। वो समझ नहीं पाएगी कि उसको किस तरह से ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो उसमें जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं उसकी मिस कर रही है। इसको भी हम रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट के साथ को रिलेट कर सकते हैं। और जो टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट है मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जो पाइल्स हैं, म्यूकस पाइल्स हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं जिस डोमेन में, जिस टेरिटरी में रह रहा है और वो उसमें एंगर कर रहा है और अपनी इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से वो सिचुएशंस को नहीं हैंडल कर पा रहा है और समझ नहीं पा रहा है और गुस्सा कर रहा है, तो वो उसको म्यूकस पाइल्स दे रहे हैं। तो इसके साथ म्यूकस पाइल्स के साथ स्टमक की प्रॉब्लम भी उसको मिलेंगी और वो थिकली वाइट कोटेड टंग भी मिलेगी। हम आने वाले वीडियोज़ में कुछ केसेस में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोस्तों स्किन पर जो एक्शन है, स्किन पर जो हार्डनेस है, जो कैलोसिटीज़ हैं, जो कॉर्न्स डेवलप हो रहे हैं, उसके पीछे जो कारण है वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो है अटैक कॉन्फ्लिक्ट। तो अटैक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फीलिंग जो है बनी हुई है, उसमें कहीं स्कॉल्डेड की फीलिंग बनी हुई है, यानी कि कोई उनको डांट रहा है, कोई उनको फिजिकली अब्यूज़ भी कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस अगर रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट के बाद मिलती हैं, अगर फैमिली में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो फिर वो उसके वार्ड्स या कॉर्न्स और जो हार्डनेस है, जो हेयर उसके डिस्टर्ब हो सकते हैं, हेयर की जो थिकनेस है, मतलब हेयर की जो डिजीज़ है वो उसके अंदर क्रिएट हो सकती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपनी मैटरिया मेडिका को फिजिकल प्लेन के साथ उसके माइंड से, यानी कि मेंटल प्लेन पे जोड़ते हैं कि मेंटल प्लेन पे ये किस तरह से फीलिंग्स हमको मिलती हैं। तो साइकी, ब्रेन और बॉडी का जो रिलेशन है उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद हम इसकी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स को मिलाते हैं, फिर हम इसको मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एंटीमोनियम क्रूडम में हैं। ये हमने बेसिक चीज़ें इसकी समझ ली हैं कि ये इमोशनली मैच्योर है और इस तरह से उसकी मेंटल प्लेन पर और उसकी बॉडी के ऊपर इस तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं। उसके बाद एक सिम्टम दोस्तों, इसके जो बच्चा होता है एंटीमोनियम क्रूडम का, अगर बच्चा होगा छोटा तो उसके अंदर एंगर मिलेगा। और वो एंगर कैसा होगा कि वो ये नहीं चाहता कि कोई उसको टच करे, यानी कि फिजिकली टच और मेंटली टच का मतलब कोई उसको देखे, यानी कि वो बहुत ही इरिटेबल है, मूडी है और डिससेटिस्फाइड है। बच्चा डिससेटिस्फाइड है और उसका जो मूड है वो बहुत सारी दवाइयों से मिलता है, लेकिन अब जैसे ये जो कंडीशन है वो कैमोमिला से बिल्कुल मिलती है, लेकिन कैमोमिला में जो बच्चा है उसका एंगर बहुत वायलेंट है, वो हिट भी करता है, लेकिन एंटीमोनियम क्रूडम का बच्चा हिट नहीं करेगा। तो ये जो है क्लोज्ड पर्सन है, डोंट वांट टू टेक देयर पिक्चर। ऐसा पर्सन है, बच्चा अगर है तो वो नहीं चाहेगा कि उसकी कोई फ़ोटो खींचे या उसका कोई वीडियो बनाए। कई सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो जब फ़ोटो खींचते हैं तो दूर पीछे भग जाते हैं। तो ये कैन नॉट बी टू बी टच और लुक एट, यानी कि कोई उसको ना तो टच करे फिजिकली और ना कोई उसको आँखों से देख करके टच करे, यानी कि इमोशनली टच करे। तो ये इसके बच्चे की कंडीशन होती है। इसके साथ उसकी थिकली मिल्क वाइट कोटिंग टंग मिलेगी और इस तरह का वो बच्चा हमको देखने को मिलेगा, तो फिर हम उसको एंटीमोनियम क्रूडम देते हैं। एक सिम्टम दोस्तों इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति किसी शादी में या कहीं दावत में गया और उसने ओवर ईटिंग कर ली, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई, तो उसको 1 या 2 डोज एंटीमोनियम क्रूडम की देंगे तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत रिसेंटली ही कंप्लेंट होनी चाहिए, ये बहुत क्रॉनिक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक रेमेडी एक्यूटली भी काम करती है और वही मेडिसिन क्रॉनिकली भी काम करती है। तो एक्यूट कंडीशन में इसकी हम डिस्पेप्सिया की जो कंडीशन है, जो ओवर ईटिंग की वजह से हुई है,
उसमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हेडेक मिलेगा, गैस्ट्रिक हेडेक मिलेगा, यानी कि जो स्टमक की कंप्लेंट है उनके साथ इसको हेडेक मिलेगा। और फीवर इसमें दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया कि फ़ीवर इसमें कंटिन्यूड हो सकता है, इंटरमिटेंट हो सकता है और रेमिटेंट फीवर हो सकता है। और बेसिकली जो टाइफाइड फीवर है उसमें उसको वोमिटिंग्स मिलेंगी और थिकली मिल्क वाइट कोटिंग मिलेगी। और ये टाइफाइड फीवर उसको क्या दे रहा है कि जो वाइटलिटी उसकी डिप्रेस हो गई है, इस वजह से वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो इन्फ्लेमेटरी पोजीशन तक नहीं पहुंच पा रहा है और वो बार बार जब भी रिपोर्ट कराता है तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो ऐसे कई सारे पेशेंट हैं मेरे पास जो इसको जब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया तो फिर वो उनका टाइफाइड फीवर रिजॉल्व हुआ और वो पूरी तरह से फिर ठीक हो गए। तो इस तरह से हम लोग मेडिसिन को कोरिलेट करते हैं। उसके बाद एक सिम्टम इसके अंदर आता है कि थॉट एंड स्मेल ऑफ द फूड डिस्टर्ब। अगर कहीं खाना बन रहा है उसका अगर थॉट आया तो भी इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ये सिम्टम बिल्कुल आर्सेनिक के जैसा है, लेकिन इसके साथ जो सिचुएशन है वो अलग है, इमोशनली मैच्योरिटी है, लेकिन आर्सेनिक के साथ ऐसा नहीं है। जब हम आर्सेनिक को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ फिर वो डिफरेंशिएट होगा। तो एक सिम्टम इसका ये भी है, इसमें कफ है टंग के साथ और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ, यानी कि खांसी अगर उसको है और उसमें टंग उसकी थिकली मिल्क वाइट कोटेड है और उसको डिस्पेप्सिया की भी प्रॉब्लम है, यानी कि स्टमक की भी प्रॉब्लम है और इमोशनली इमेच्योर पर्सन है, तो फिर हम एंटीमोनियम क्लोराइड को सोचेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हीमोरॉइड्स, जैसे कि पाइल्स हमने पढ़ा, पाइल्स गाउट के साथ भी मिल सकते हैं, अकेले भी मिल सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हमको समझ लेंगे कि अगर दोनों साथ में है तो दो कॉन्फ्लिक्ट रन कर रहे हैं और उसके साथ इमोशनली मैच्योरिटी को उसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद दोस्तों डायरिया है। डायरिया में इसका जो स्टूल है वो पार्शली सॉलिड है और पार्शली लिक्विड है। वो इस बात को शो करता है कि डाइजेशन कंप्लीट नहीं है। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टमक में जो प्रॉब्लम है, जो इंडाइजेस्टिबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंटेस्टाइन्स तक भी इफ़ेक्ट कर रहा है और डिजीज़ उसकी अब प्रोग्रेस है, बढ़ रही है। उसके बाद दोस्तों स्किन पर जैसा हमने देखा अल्सर्स हैं, वार्ड्स हैं, कैलोसिटीज़ हैं, नेल्स इसके बहुत ख़राब है, बैड नेल्स हैं, बैड हेयर्स हैं, थिकनिंग ऑफ सोल्स है। बेसिकली देखा कि स्किन की थिकनिंग होती है, तो स्किन की थिकनिंग का कॉन्फ्लिक्ट हमने समझा था कि अटैक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से अगर ये अटैक कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, कोई इनको लग रहा है कोई मुझे स्कोल्ड कर रहा है, कोई मेरी बातों को नहीं समझ रहा है, तो उसको हम देखते हैं कि उसके साथ मैच करेंगे तो फिर हम इसके स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर एंटीमोनियम क्लोराइड को प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एवरी इमोशन अफेक्ट स्टमक एंड सोलर प्लेक्सिस। तो जो सोलर प्लेक्सिस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी में जो सोलर प्लेक्सिस है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है और स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो सोलर प्लेक्सिस को भी ये अफेक्ट करता है, तो इनकी भी सिम्टम्स कुछ हमको मिल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली इमोशनल इमेच्योरिटी मिलनी चाहिए और रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, उसके साथ ये तकलीफ मिलती हैं, तब फिर हम एंटीमोनियम क्लोराइड को सोचेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि चेंज ऑफ वेदर में ये एग्रेवेट करेंगे। और चेंज ऑफ वेदर में एग्रेवेट करने के पीछे कारण है कि इनकी जो वाइटलिटी है वो बहुत डिप्रेस्ड है और जब भी मौसम चेंज हो रहा है तो उससे ये अफेक्ट होते हैं। तो पेशेंट ये खुद आकर के बताता है कि मेरी इम्यूनिटी इतनी कम है कि मैं जल्दी ही अफेक्ट हो जाता हूँ। तो अगर उसके साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मिलती हैं तो फिर हम इसको सोच सकते हैं, और इमोशनल इमेच्योरिटी के साथ। उसके बाद एक इन कोल्ड में, ठंड के जो समय रहता है उसमें ये एग्रेवेट करते हैं। डैम्प वेदर में एग्रेवेट करते हैं। कोल्ड बाथिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मैंने कई बार इस पर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी है। जैसे कोल्ड बाथिंग जिसमें स्विमिंग और रिवर बाथिंग है, अगर कोल्ड बाथिंग हुई यानी कि स्विमिंग कर ली उन्होंने या नदी में नहा ली है, उसके बाद उनको हेडेक हो गया या उनको फीवर आ गया, कोई भी तकलीफ़ हो जाती है, खासकर खांसी भी उनको हो जाती है, तो एंटीमोनियम क्लोराइड को हम लोग सोच सकते हैं उसके इमोशंस को देख करके कि उनकी जो इमोशनल इमेच्योरिटी है वो कैसी है। उसमें अगर वो मैच्योर हैं तो फिर हम दूसरी दवाई को सोचेंगे, अगर हमको मिलती है तो फिर हम एंटीमोनियम क्लोराइड को सोचेंगे। उसके बाद दोस्तों रेडिएंट हीट है, जैसे जो सूरज की गर्मी है या कोई कहीं हीट पर ये खड़े हो गए, कोई आग जल रही है, उसके बाद इनको तकलीफ़ हो गई, तो फिर हम इसको भी एंटीमोनियम क्लोराइड इसमें भी सोच सकते हैं। उसके बाद सावर वाइन एंड स्टिमुलेंट ऑफ एनी काइंड, जो वाइन है, जो सावर वाइन है जिसमें कि थोड़ा सा सावरनेस है, वो इनको एग्रेवेट करती है। और उसके बाद साथ ही कोई भी ऐसा स्टिमुलेंट जो बॉडी को एक्टिव करता है, क्योंकि इनकी वाइटलिटी कमज़ोर है और उसमें अगर स्टिमुलेंट ये लेते हैं तो फिर वो उनको एग्रेवेट करता है। और धूप, इनको सन से ये एग्रेवेट होते हैं। और जैसा कि हमने कभी देखा कि ओवर ईटिंग इनको अफेक्ट करती है।
तो दोस्तों हम लोग जर्मन न्यू मेडिसिन से इस तरह से अपनी मेडिसिन को कोरिलेट करते हैं और उसकी पूरी जो मेडिसिन की जो कंप्लीटनेस है उसको हम समझ जाते हैं कि मेंटल लेवल पर ये पर्सन कैसा है और फिजिकल लेवल पर जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। और जब हम इनको देते हैं तो फिर जब टोटलिटी हमारी बन जाती है तो फिर वो पेशेंट पूरी रूप से ठीक होता है। और अगर हम केवल इसको सिम्टम्स पर प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, हम फिजिकल प्लेन के ऊपर सिम्टम्स को प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी और वो सप्रेस भी हो सकती है, पैलिएट भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए थिकली वाइट कोटेड टंग है। थिकली वाइट कोटिंग टंग जो है बहुत सारी मेडिसिन में आती है, लेकिन इमोशनल इमेच्योरिटी के साथ और इनडाइजेस्टेबल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट के साथ अगर है तो फिर वो एंटीमोनियम क्रूडम ही होगा। तो हमें इस तरह से इसको समझना होता है। दोस्तों जर्मन न्यू मेडिसिन जो हमको रास्ता दिखाती है वो हमको बीमारी के हर लेवल को समझा देती है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हमको कैंसर के कॉन्फ्लिक्ट तक को समझा देती है। तो कैंसर के कॉन्फ्लिक्ट तक का रास्ता हमको बताती है। तो चूँकि जैसा कि हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं कि जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है, यानी कि इस समय कैंसर के जो रोगी हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये हम लोग सब होम्योपैथी के जितने भी चिकित्सक हैं उनका दायित्व है। क्योंकि हमारे पास ही एक ऐसी साइंस है जिसको हम उस रोगी को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी स्टेज को समझ के उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं, और जिससे कि वो इमोशनली मेंटली अपनी उस डिजीज़ से फाइट करने में उसको हेल्प मिले। और अगर वो प्राइमरी स्टेज में है तो उसके रिकवरी के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं होम्योपैथी के और जो डॉक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जर्मन न्यू मेडिसिन को अपनी मेट्रिया मेडिका के साथ और अपनी मरीजों के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करें, जिससे जर्मन न्यू मेडिसिन के जुड़ने से वो कैंसर का जो कॉन्फ्लिक्ट है रियल, वो हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और जब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं तो उसको हम इमोशनली और अपनी मेडिसिन के थ्रू भी उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको राहत दे सकते हैं। तो मेरे इस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर आपसे मुलाकात करेंगे और उसमें फिर नई चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस एडवांस होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका का मीनिंग है कि हमने इसको जब जर्मन न्यू मेडिसिन से जोड़ा तो फिर हमारी एडवांसनेस इसमें इंक्रीज़ हुई मेडिसिन को समझने में। चूँकि हैनीमैन सर की टीचिंग्स हाईली एडवांस हैं तो हमको निरंतर अपने आप को एडवांस करना होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनको समझने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।